Hello, future doctor. This is Dr. Hamza Tanzil. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Assalamu alaikum students, this is Dr. Hamza Tanzil. Hope so all of you are fine and happy और अपने MD कैट की तैयारियों में आप मसरूफ़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, MD कैट की प्रिपरेशन के साथ साथ जो पास पेपर्स की प्रिपरेशन है ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग जैसा जानते हो कि हम लोगों ने 2008 से लेकर 2016 की जो UHS के पास पेपर हैं उनकी डिस्कशन का एक मॉड्यूल स्टार्ट किया था। तो उसके मुताबिक आज हमारा जो टॉपिक है जिसके हमने पास पेपर के MCQs को डिस्कस करना है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम बायो एनर्जेटिक्स के MCQs को जो कि UHS के पास पेपर्स में आए हुए हैं। सबसे पहले MCQ स्टूडेंट्स आपको अपनी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो ये है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इन। कह रहे कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है उसके अंदर सिंथेसिस ऑफ ATP होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कहाँ होती है? ऑप्शन ए ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, ऑप्शन बी ऑल एनारोबिक सेल्स, ऑप्शन सी ऑल प्रिमिटिव सेल्स एंड ऑप्शन डी ऑल एरोबिक सेल्स। तो स्टूडेंट जितने भी प्रिमिटिव सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के रिजल्ट में वो क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ क्या करे होते हैं, ATP। तो ये जो ऑप्शन सी है ऑल प्रिमिटिव सेल्स, ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जिसके अंदर ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और वो 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, कौन से? ऑप्शन ए ग्लिसरेट, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी पायरुवेट एंड ऑप्शन डी सक्सेनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपने ग्लाइकोलाइसिस को बहुत ध्यान से लेक्चर्स के अंदर सुना होगा। हम जानते हैं कि जब भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर तो वो क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। आगे से इस पायरुवेट की किस्मत है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाए या एनारोबिक में। अगर तो ये एरोबिक में चला जाएगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ATP बनेगी, और अगर ये एनारोबिक में जाएगा तो ये या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या तो अल्कोहल में चला जाएगा। एनी हाउ इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिफोर एंटरिंग Krebs cycle the pyruvate is first decarboxylated and oxidized into। कह रहे कि Krebs cycle में एंटर होने से पहले जो पायरुवेट है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है और ऑक्सीडेशन होती है इनटू किसके? ऑप्शन ए अल्फा कीटो ग्लूटारेटिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी ग्लिसरिक एसिड एंड ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब भी पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है और ऑक्सीडेशन होती है बिफोर एंटर इनटू किसके अंदर, Krebs cycle, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड। फिर इसके अंदर कोएंजाइम A को ऐड किया जाता है और जब इसके अंदर कोएंजाइम A को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। तो इसके मुताबिक यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, डी, दैट इज एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड प्राइमरी एक्सेप्टर may pass back to chlorophyll molecule by electron carrier system yielding ATP. This process is called। कह रहे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वापस किसके अंदर आ जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं और ATP बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन बी फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन सी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एंड ऑप्शन डी साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होती है इसके अंदर सिर्फ ATP की सिंथेसिस होती है, और होता क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है सेकंड वाली, उसमें जो कैरियर्स होते हैं फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, वो शिफ्ट हो जाते हैं ऑपोजिट साइड के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बजाय NADP रिडक्टेज के जाने के वो दोबारा किसके पास चले जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास चले जाते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जी स्कीम इज यूज्ड फॉर। कह रहे कि जो जी स्कीम का वर्ड है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन बी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन सी बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन
एंड ऑप्शन डी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो जी स्कीम है ये किसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोडक्ट्स ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज। कह रहे कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है उसकी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी NADP, ऑप्शन सी NADP एंड ATP एंड ऑप्शन डी इज NADP, ATP एंड ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है उसकी जो यील्ड होती है वो ओनली ऑन क्या होती है, ATP होती है। अगर हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो उसके अंदर ATP भी बनती है, NADP भी बनता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोलाइसिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, दैट इज ATP, क्योंकि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की जो प्रोडक्ट है, जो यील्ड है वो ओनली क्या है, ATP है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 7 है टोटल NADH फॉर्म्ड बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्रब साइकिल आर। कह रहे कि जो क्रब साइकिल्स होते हैं उसके अंदर टोटल कितने NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ग्लूकोज से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 18। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल सोचना है। यहाँ पे उसने बात की है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, और हम ये बात जानते हैं कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 पायरुवेट में ब्रेक हो जाता है। तब फिर ये दोनों पायरुवेट अलग अलग क्रब साइकिल्स के अंदर जाते हैं। तो एक क्रब साइकिल्स के अंदर 3 NADH बनेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर 2 क्रब साइकिल्स होंगे 2 पायरुवेट के लिए तो 6 NADH बनेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 8 है द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेनिंग। कह रहे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, सबसे लास्ट पे कौन होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी साइटोक्रोम एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसके जो सबसे लास्ट पे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, डी, दैट इज ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, 2011 में भी आया था, 2012 में भी आ रहा है कि जो ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट है वो कौन सी है। ऑप्शन ए ADP, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड FAD, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी पायरुवेट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस की फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन सी होती है, पायरुवेट। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 इज प्रोड्यूस इन क्रब साइकिल ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। कह रहे कि FADH का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है क्रब साइकिल में जब कौन सा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन ए फ्यूमारेट टू मैलेट, ऑप्शन बी सक्सीनेट टू फ्यूमारेट, ऑप्शन सी मैलेट टू ऑक्सैलोएसीटेट एंड ऑप्शन डी इज अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सीनेट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनता है तो हमारे पास वो एक मॉलिक्यूल किसका बनता था, FADH2 का। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है यहाँ पे इट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है एवरी मॉलिक्यूल ऑफ NADH फीड इनटू ETC प्रोड्यूस। कह रहे कि जो हमारे पास NADH का मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर कितने ATP प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए 2 ATP, ऑप्शन बी 3 ATP, ऑप्शन सी 4 ATP एंड ऑप्शन डी 6 ATP। तो स्टूडेंट हम ये बात जानते हैं कि जो NADH का एक मॉलिक्यूल होता है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है और जो FADH का मॉलिक्यूल होता है वो 2 ATP प्रोड्यूस करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है 3 ATP हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्पिरेटरी चेन। इससे क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ कि रेस्पिरेटरी चेन का जो फाइनल रिसेप्टर्स है वो कौन सा है। ऑप्शन ए साइटोक्रोम ए, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी साइटोक्रोम A3 एंड ऑप्शन डी साइटोक्रोम C। तो स्टूडेंट जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो सबसे फाइनल रिसेप्टर होता है इन द रेस्पिरेटरी चेन वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स आर। कह रहे कि ह्यूमंस और अदर मैमल्स के अंदर जब एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसकी एंड प्रोडक्ट कौन सी होती है। ऑप्शन है
पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी एथानॉल, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ह्यूमंस और अदर मैमल्स के अंदर जो फर्मेंटेशन होती है वो कौन सी होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फॉर एमडी कैट। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बायोकेमिकल प्रोसेस which occurs within a cells to break down complex compound to produce energy is called। कह रहे हैं कि एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि सेल्स के अंदर होता है और वो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब ये किसी एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए रेस्पायरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ऑप्शन डी फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अगर हम बात करें बायोकेमिकल प्रोसेस की जो कि सेल्स के अंदर होता है और विद इन अ सेल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होंगे। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं और इन्हीं की मदद से हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जो ऑप्शन सी है इट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट। यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग होता है। ऑप्शन ए फाइटोल, ऑप्शन बी प्रोफायरिन रिंग, ऑप्शन सी पायरोल एंड ऑप्शन डी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास प्रोफायरिन रिंग है ये हेड ऑफ द क्लोरोफिल होता है और हमें पता है कि जो हेड ऑफ द क्लोरोफिल होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये लाइट एब्जॉर्बिंग होता है पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है प्रोफायरिन रिंग ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि प्रोफायरिन रिंग किसे बोलते हैं, हेड ऑफ द क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट विद डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ। हमें पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है इसकी दो फेजेस हैं, प्रिपरेटरी फेजेस और ऑक्सीडेटिव फेज। कह रहे हैं कि जो ऑक्सीडेटिव फेज है ग्लाइकोलाइसिस की ये स्टार्ट होती है किसकी, डिहाइड्रोजिनेशन से। ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ऑप्शन सी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड ऑप्शन डी NADH। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इसकी हमारे पास क्या होती है, डिहाइड्रोजिनेशन होती है और फिर हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन वन टर्न, एक सिंगल टर्न की बात कर रहा है, द Krebs cycles produce 1 molecule of ATP, 1 molecule of FADH2 and dash molecule of NADH। अब चूंकि ये एक टर्न की बात कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्न के लिहाज से कितने NADH2 बनते हैं, 3। अगर ये कंप्लीट की बात करता तो हमारे पास कितने बनते थे, 6। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो है 1, 2, 3, 4। तो जो ऑप्शन जो दिया गया सी दैट इज 3 ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, which one of the following is the stage of cellular respiration for which oxygen is not essential। कह रहे कि सेलुलर रेस्पिरेशन की वो कौन सी स्टेज है जिसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी Krebs साइकिल एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस की फेज़ है ये एक ऐसी फेज़ है जो कि कॉमन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी। मतलब चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी है, उन दोनों के लिए जो सबसे कॉमन फेज़ है वो ग्लाइकोलाइसिस है। मतलब इसके लिए ऑक्सीजन का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद डिपेंड करता है कि रिएक्शन एरोबिक होगा या एनारोबिक। अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है तो देन इस ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाले पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और वो Krebs साइकिल में चला जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इसी पायरुवेट की फर्मेंटेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड बना दिया जाएगा या एथेनॉल बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पायरुवेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस मूव्स फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स where it is oxidized into dash producing carbon dioxide as a byproduct. Option A acetic acid, option B citrate, option C NAD and option D FAD। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स
तो जो पायरुवेट है ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। जब ये साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जा रहा होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, साथ में डी कार्बोक्सिलेशन होती है और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका ऑप्शन ए एसिटिक एसिड जो है हमारे पास क्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है पायरुवेट टू एसिटाइल को एंजाइम है। कह रहे हैं कि पायरुवेट से जब एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है तो इनमें से कौन सा रिएक्शन होता है। ऑप्शन ए में जो रिएक्शन दिया गया FAD प्लस FADH, ऑप्शन बी में NAD प्लस NADH, क्वेश्चन नंबर सी में है NADH प्लस एरिड है, आगे एरो है NAD प्लस H, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी जो है FADH प्लस आगे एरो है FAD प्लस H प्लस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन होती है और सेकंड डी कार्बोक्सिलेशन होती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है NAD प्लस उसमें एरो के बाद लिखा हुआ है NADH, तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि जब पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी तो उसका हाइड्रोजन लूज होगा और उसका जब हाइड्रोजन लूज होगा वो NAD के साथ बाइंड होगा और क्या बन जाएगा, NADH बन जाएगा। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है इन लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज की बात कर रहे हैं तो ये डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद डैश टू फॉर्म एन अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट। ऑप्शन ए राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ऑप्शन बी हेक्सोल शुगर, ऑप्शन सी ग्लिसरेट 3 फास्फेट एंड ऑप्शन डी ग्लिसरल्डिहाइड 9 फास्फेट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो डार्क रिएक्शन है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर रहा होता है किसके साथ, वो कंबाइन करता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट RUBP के साथ, और वो RUBP के साथ बाइंड करके क्या बना रहा होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बना रहा होता है, जो कि वहाँ पर 6 कार्बन एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है इन ग्लाइकोलाइसिस glycerate 1,3 bisphosphate is converted into glycerate 3 phosphate by losing dash phosphate molecule. Option A 3, option B 2, option C 1 and option D 4। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट का मतलब यहाँ पे है कि ग्लिसरेट के जो 3 कार्बन है उसके एक कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट लगा हुआ है और कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है। तो जब वो ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट 3 फास्फेट के अंदर, तो उसका मतलब है कि उसका कार्बन नंबर 1 का एक फॉस्फेट लूज हो गया। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन यहाँ पे सी है 1 कि सिर्फ एक ही फॉस्फेट लूज होता है, वो भी कार्बन नंबर 1 से लूज होता है, इसलिए इसको खाली क्या कहते जाता है फिर 3 फास्फोग्लिसरेट। तो ऑप्शन सी यहाँ भी क्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है मैलेट इज ऑक्सीडाइज बाय डैश टू ऑक्सैलोएसीटेट इन क्रब साइकिल। यानी कि जो मैलेट है, मैलेट से हमारे पास क्या बनता है, ऑक्सैलोएसीटेट बाय देयर ऑक्सीडेशन। वो कह रहे हैं किसकी ऑक्सीडेशन से ये बनता है। ऑप्शन ए ATP, ऑप्शन बी NADP एंड ऑप्शन सी NAD एंड ऑप्शन डी FAD। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मैलेट है उसको ऑक्सीडाइज कौन करता है, NAD करता है। इसमें से वो क्या निकल पाता है, हाइड्रोजन को निकल पाता है और अपने साथ बाइंड कर लेता है और क्या बना देता है, NADH बना देता है और उसके रिजल्ट में मैलेट से क्या बन जाता है, ऑक्सैलोएसीटेट बन जाता है। तो ऑप्शन सी जो है NAD ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NAD एंड FADH2 आर पास्ड इनटू। ऑप्शन ए साइटोक्रोम A, ऑप्शन बी साइटोक्रोम A3, ऑप्शन सी कोएंजाइम C एंड ऑप्शन डी कोएंजाइम्स Q। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं NADH के और FADH के, ये कहाँ से पास होते हैं, कोएंजाइम Q से पास होते हैं। तो जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कैरियर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन्स आर लोकेटेड ऑन। कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी चेन होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं रेस्पिरेटरी, वो कहाँ मौजूद होती है। ऑप्शन ए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं
कि जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहाँ पे हमारे पास मौजूद होती है क्या चीज़, रिस्पायरेटरी चेन है, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईच डैश कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। कह रहे हैं कि हर एक डैश के ऊपर लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स भी होता है और रिएक्शन सेंटर भी होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी फोटो सिस्टम, ऑप्शन सी फोटोन एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स भी होता है और सेकंड उसमें रिएक्शन सेंटर भी होता है। तो जो फोटो सिस्टम है उसी के ऊपर ये दोनों चीज़ें पड़ी होती हैं, लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। तो इसलिए यहाँ से जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, फोटो सिस्टम 1 हैज़ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 780 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 700 नैनोमीटर एंड ऑप्शन डी 580 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो कितनी लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, उसके पिगमेंट्स 700 नैनोमीटर की, और फोटो सिस्टम 2 के जो पिगमेंट्स है वो अब्जॉर्ब करते हैं 680 नैनोमीटर की लाइट। तो चूंकि यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के बारे में पूछा गया तो इसलिए यहाँ से जो ऑप्शन सी है 700 नैनोमीटर ही हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, साइक्लिक फ्लो ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस। कह रहे हैं कि जो साइक्लिक फ्लो होता है या जो C4 फोटोसिंथेसिस है वो क्या प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन ए ATP एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ATP, ऑप्शन सी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओनली ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब भी साइक्लिक फ्लो होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस होती है, ATP प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इमीडिएट प्रोडक्ट formed after carbon dioxide fixation in Calvin cycle. Option A unstable 6 carbon compound, option B unstable 5 carbon compound, option C unstable 4 carbon compound and option D unstable 3 carbon compound। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है विद RuBP विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को प्रोटीन, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है इमीडिएटली वो कौन सा बनता है, अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए इज। कह रहे कि जो क्लोरोफिल ए का फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, मिथाइल, बी कार्बोनाइल, उसके बाद सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डी हाइड्रोक्सिल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं क्लोरोफिल ए का जो ग्रुप होता है वो मिथाइल होता है और क्लोरोफिल बी का जो होता है वो कार्बोनाइल होता है। तो इसलिए यहाँ से जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ MCQs है जो कि पास पेपर UHS में आए हुए थे रिलेटेड टू बायो एनर्जेटिक्स। होप सो आपने इन MCQs को बहुत ध्यान से सुना होगा, इन्हें मेमोराइज किया होगा और ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड भी हुए होंगे। उम्मीद है कि आप इन MCQs को अच्छे से सुनोगे और अपने MD के 2023 के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर भी करोगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।